हेलो मेरे गोल गोल रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं, लेकिन तुम लोग हंसते नहीं है। थोड़ा स्माइल करके सेशन को स्टार्ट करते हैं आज। आप लोग थोड़ा पहले हंसना सीखो। आईएफएस बाद में सिखाएंगे, पहले थोड़ा हंसना सीखो। जब भी क्लास स्टार्ट करूं तब ना अपने घर में, तुम कहीं पे भी बैठे हो, जहन्नुम में बैठे हुए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तुम्हारी स्माइल से मतलब है। आप लोग जब हंसते हो तब बहुत प्यारे लगते हो। सीरियसली, सीरियसली गाइस, थोड़ा सा हंसा करो, थोड़ा हंसो। मेरे को देख के हंस ले भाई, लेकिन हंस। खुश होके पर खुश होके पढ़ेगा तो पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। जितना ही गम में पढ़ोगे उतना पढ़ाई तुम पे बोझ लगेगी। बोझ नहीं बनाना है पढ़ाई को, इंटरेस्टिंग बनाना है। इंटरेस्टिंग बनाएगा, कभी जिंदगी में सपली नहीं खाएगा। तो हंस के पढ़ भाई, हंस के पढ़। ठीक है, तो आजा। क्लियर है? तो अपने लोग आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। दोस्तों, इंडिया में बहुत लोगों के पास ही पैसा है। आप लोग गलत बोलते हो, सब लोग गलत बोलते हैं कि इंडिया में पैसा ही नहीं है। इंडिया में बहुत पैसा है भाई। बहुत लोगों के पास, करोड़ों करोड़ लोगों के पास तो इतना तो पैसा है कि वो सेव कर सके, इन्वेस्ट कर सके। लेकिन पता है, पैसा तो है लेकिन बुद्धि नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, जिसको अपने लोग बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। एक इंसान पढ़ा लिखा तो है, एक इंसान अच्छा पढ़ा लिखा तो है, लेकिन फिर भी उसके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं आ पाता। और अगर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं आ पाता, अगर आपके पास पैसे हैं बेटा, लेकिन आपको पता नहीं है कि कहां इन्वेस्ट करना है, कहां इन्वेस्ट नहीं करना है, उस पैसे को ग्रो कैसे करूं, तो आप गरीबी के गरीब ही रह जाओगे, आप कंगाल हो जाओगे, जैसे राजपाल यादव हुए हैं। मैं राजपाल यादव का क्यों एग्जाम्पल ले रहा हूं दोस्तों? राजपाल यादव का मैं इसीलिए एग्जाम्पल ले रहा हूं क्योंकि राजपाल यादव जैसे सक्सेसफुल एक्टर, वो इतने अच्छे कॉमेडियन है कि वो हजारों हजार फिल्म्स बनाए हुए हैं। उनको तो अभी अरबपति खरबपति होना चाहिए था। वो तो ऐसे ही करोड़ों करोड़ छाप के बैठे हुए होते, लेकिन वो जस्ट 5 करोड़ के लिए वो जेल चले गए। भाई, 5 करोड़ के लिए वो जेल जेल चले गए। मैं तो मानने से इनकार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल प्लानिंग सही तरीके से नहीं किए, वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है। तो इसीलिए आपको थोड़ा लिटरेसी के मामले में आगे बढ़ना चाहिए। अभी थोड़ा सा फाइनेंशियली लिटरेट भी आपको होना चाहिए कि आपके पास पैसे हैं, 1000 रुपए भी अगर आ रहे हैं महीने में, तो मेरा अगर बुद्धि रहेगा तो 500 रुपए मैं म्यूचुअल फंड्स में लगा दूंगा। मैं वो रास्ते खोजूंगा जहां से मैं इस पैसे को ग्रो कर सकता हूं। ये नहीं कि मोमो खा लेते हैं, रोल खा लेते हैं, एटा खेनी ओटा खेनी नहीं। भाई, तू पैसा कमा, लेकिन उस पैसे को ग्रो करने के बारे में भी तो सोच कि तेरे को बुढ़ापे तक तो काम नहीं करना है ना। मैं अपना प्लान बताता हूं दोस्तों। मैं अपना प्लान किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन मैं अपना प्लान बताता हूं दोस्तों। आपको आपको क्या लगता होगा कि मैं कितना साल तक पढ़ाऊंगा? आपको लगता होगा सर आप तो बूढ़े तक पढ़ाओगे, एकदम 60 साल तक, 70 साल तक, 80 साल तक प्रो बैच चलाते रहोगे। नहीं, मैं एट द एज ऑफ 40 या एट द एज ऑफ 45, अभी तक ठीक से प्लानिंग नहीं हो पाया है, मैं टीचिंग छोड़ दूंगा। मैं फाइनेंशियल रिटायरमेंट ले लूंगा। पूरी जिंदगी थोड़ी ना टीचिंग करनी है, फायदा क्या? तो मैं एट द एज ऑफ 45 में भी मैं अपना टीचिंग जो है वो छोड़ दूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है? तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। उस हिसाब से मेरे को सोचना है, उस हिसाब से अपने मेरे को फंड्स को इन्वेस्ट करना है, ग्रो करना है, कि मैं रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग लाइफ जो है उतना पैसा मेरे पास रहे कि मैं आराम से काट पाऊं। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आप लोगों को भी अगर फाइनेंशियल लिटरेट बनना है तो आइए, हम लोग आईएफएस जैसा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, और यहां पे भी हम लोग बहुत अच्छा अच्छा बात सीखेंगे। एक तो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। कि अगर बैंक से लोन लेना है तुमको, तो बैंक से कैसे लोन ले सकते हो, कैसे नहीं लोन ले सकते हो, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या क्राइटेरिया नहीं है, हमें कब कब बैंक से लोन नहीं लेना चाहिए, कब कब एनबीएफसी से लोन लेना चाहिए, वो सब भी बात तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो कि अपने बिजनेस के लिए एक 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 बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तुमको 50 से 60 लाख का जरूरत पड़ा। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तुमको 50 से 60 लाख का जरूरत पड़ा। आपने मम्मी पापा के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, मम्मी पापा 50 से 60 लाख रुपए दे दो, मेरे को बिजनेस करना है। क्या आपके मम्मी पापा देंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने मम्मी पापा के सामने गिड़गिड़ाया कि 50 से 60 लाख रुपए चाहिए,
क्या आपके माँ बाप देंगे आपको? 99% लोग बोलेंगे सर नहीं देंगे। तो आप कहां पे जाओगे? आप बैंक में जाओगे लोन मांगने के लिए। तो बैंक में जो जाओगे लोन मांगने के लिए, अब तुम्हारा औकात देख के तुमको बैंक क्या लोन लोन ये दे देगा? ऐसे ही लोन दे देगा क्या? तो बैंक में जो जाओगे तो पूरा का पूरा फुल इंफॉर्मेशन लेके जाओगे ना, कि बैंक में जाने के लिए क्या क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए, मतलब कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी लगेगी। ऐसे तो नहीं उठ के चले जाओगे बैंक हमको 50-60 लाख रुपए का लोन दो, नहीं ना। तो बैंक से अगर तुम लोन लेने जाओगे तो बैंक से कैसे लोन लेना है, कैसे अप्लाई करना है, बैंक से लोन लेना बेहतर होगा या किसी एनबीएफसी से लोन ले ले, कहां से लोन ले ले, कहां इन्वेस्ट करे, कहां ग्रो करे पैसा को, क्या म्यूचुअल फंड्स में लगाए या शेयर मार्केट में लगाए। ये सब जो नॉलेज होता है ना, ये सब नॉलेज आप लोगों को देगा दोस्तों इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। वेलकम टू द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। बहुत बढ़िया बढ़िया मैं टिप्स दूंगा, बहुत बढ़िया बढ़िया आप लोगों को कंसेप्ट सिखाऊंगा। आइए सीखते हैं ये बेहतरीन सब्जेक्ट, ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को। चलिए, जो बच्चे लोग भी बोलते हैं कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को एकदम पढ़ने की ही रिक्वायरमेंट नहीं है सर, लास्ट में आपका संजीवनी बूटी देख लेंगे, तो संजीवनी बूटी तो देख लोगे लेकिन ये 7 चैप्टर क्या मगअप कर पाओगे? एंड में जाके ये सातों के सातों चैप्टर अगर तुम पढ़ने गए तो क्या याद रह पाएगा क्या? तो थोड़ा सा भी पहले नॉलेज रहेगा तब ना जाके बना बना के लिख पाओगे। तो ऐसे मत बोलिए कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इस बार सारा का सारा सब्जेक्ट ही है। वो जो 4 मेजर पेपर्स दिया है, एफएम, आईडीटी, ऑडिट और ये आईएफएस, चारों के चारों सब्जेक्ट मारात्मक लेवल का इंपॉर्टेंट है। इतना इतना इंपॉर्टेंट है ना भाई, तुम सोच नहीं सकते। आज अपने लोग इंट्रोडक्शन करेंगे दोस्तों, आज अपने लोग समझेंगे कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब पढ़ेंगे आज। तो एन ओवरव्यू ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अभी आपको पूछना रहेगा कि भैया 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 इसमें कितना मार्क्स का आएगा? इसमें 5 से 10 मार्क्स का आएगा, लेकिन ये चैप्टर पढ़ोगे फिर जाके ये सब सारा चैप्टर तुमको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर सीएस सीएम में ये सब चीज है तो आप लोग को वहां पे भी हेल्प हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से मैट इस बार बनाया गया एक, इस बार आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम लोग पूरा अच्छे से मैट बनाए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एक तालियों के साथ, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं सर नहीं वैसा नहीं, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, एक तालियों के साथ चलिए स्वागत करते हैं एक बेहतरीन सब्जेक्ट जो कि आप लोगों को फाइनेंशियल लिटरेट बनाता है। एन ओवरव्यू ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि भैया एक बात बताइए, ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसका मतलब क्या होता है? आप सबसे पहले बोलिए कि ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसको इजी वर्ड्स में बताइए, इजी वर्ड्स में, उतना हमारे पास टाइम नहीं है। इजी वर्ड्स में बताइए कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब मैं आज आपको अभी जस्ट बताने वाला हूं। फाइनेंशियल सिस्टम मतलब होता है बिचौलिया। बिचौलिया मतलब जानते हो बिचौलिया कौन होता है? आप लोग क्या नाम सुने हो बिचौलिया का? नाम सुने हो बिचौलिया? फाइनेंशियल सिस्टम मतलब होता है बिचौलिया। अब मैं बताता हूं बिचौलिया कौन होता है। एक होता है लड़का का एंड का फैमिली, एक होता है लड़की का एंड का फैमिली। जब गांव वाँव में रिश्ते विश्ते करवाने होते हैं ना, लड़का और लड़की का जब गांव वाँव में रिश्ते विश्ते करवाने होते हैं ना, तो बिचौलिया वो आदमी है, बिचौलिया वो मीडिएटर है जो लड़के के फैमिली को लड़की की फैमिली को मिलवाता है, लड़का और लड़की की फैमिली को मिलवाता है। तो ये बिचौलिया वो मीडिएटर है, बिचौलिया वो बीच का आदमी है, बिचौलिया वो ब्रोकर है जो लड़का का फैमिली और लड़की का फैमिली को मिलवाता है। आपके फैमिली में भी हुआ होगा, आपकी बहन का, आपके भाई का, किसी की भी शादी हुआ होगा तो आप लोग एक मीडिएटर का हेल्प लिए होंगे। अरेंज मैरिज के केस में होता है, अरेंज मैरिज के केस में होता है। तो उसको मिलवाने में कौन हेल्प करता है? बिचौलिया। तो बिचौलिया वो है जो लड़का का फैमिली और लड़की का फैमिली को मिलवाने में हेल्प करता है। तो वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बिचौलिया है, बिचौलिया जो कि लोन देने वालों को और लोन लेने वालों को मिलवाती है। जिसको लोन चाहिए और जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़े हुए जो लोन देने को तैयार है, उन दोनों को मिलाता है। फाइनेंशियल सिस्टम कौन है? फाइनेंशियल सिस्टम एक जस्ट बिचौलिया है बेटा। फाइनेंशियल सिस्टम एक बिचौलिया जो लोन देने वालों को और लोन लेने वालों को मिलाती है। बहुत अब
मैंने आप लोगों को बोल ही दिया कि आपको अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए मान लीजिए 50-60 लाख रुपए का लोन चाहिए, और कोई ऐसा अद्धा अमीर इंसान भी होगा जिसके पास पैसा ही पैसा होगा जो लोन देने का काम कर रहा होगा। तो बिचौलिया वो इंसान है, बिचौलिया वो है जो लोन देने वालों को और लोन लेने वालों को मिलवाती है। मान लीजिए किसी के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो वो बैंक में जाके सेव करता है, वो बैंक में जाके सेव करता है पैसा, और वही बैंक किसी दूसरे को वही पैसा लोन दे देती है। बैंक इज एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट इंक्लूड्स बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मतलब बैंक भी एक फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है, फाइनेंशियल सिस्टम में बैंक भी पड़ता है। आप एक बात समझिए ना, आप एक बात समझिए ना, अब बैंक का रोल क्या होता है? अब बैंक का रोल होता है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड टू गिव लोन्स, है ना? कि बैंक क्या करती है, सबसे पहले वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और वही डिपॉजिट को किसी दूसरे को लोन दे देती है। मतलब ए से मान लो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, ए ने मान लो कुछ जमा किया, और वही वही वो डिपॉजिट को लोन दे दिया बी को, लेंड कर दिया बी को। यही तो काम है फाइनेंशियल सिस्टम का। तो बैंक इज एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। बैंक क्या काम कर रही है? बैंक वही तो काम कर रही है कि लोन लेने वालों को और लोन देने वालों को मिलवा रही है। बैंक क्या है? बिचौलिया। बैंक क्या है? बिचौलिया। बैंक क्या है? ब्रोकर, बीच का तर्का। वो क्या करता है? लोन देने वालों को और लोन लेने वालों को मिलवा रही है। ए ने जो डिपॉजिट किया वही लोन बी को दे दिया। आपको बात समझ में आई? तो फाइनेंशियल सिस्टम अगर कोई एक्सप्लेन करने बोलेगा तो आप सीधा सा लिख सकते हो ना कि ये फाइनेंशियल सिस्टम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। एक फाइनेंशियल सिस्टम के वजह से ही जिसको जिसको पैसा चाहिए और जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो दोनों आपस में मिलते हैं और लेन देन करते हैं। क्या लेन देन करते हैं, लेन देन करते हैं। तो एक फाइनेंशियल सिस्टम के वजह से ही पूरा का पूरा इकोनॉमी चल रहा है, घूम रहा है पूरा इकोनॉमी, पता है? आपके पास मान लीजिए बहुत ज्यादा पैसा है, आपने एक बिजनेसमैन को पैसा दिया, उसने एक बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया, उसने एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर लिया। तो फाइनेंशियल सिस्टम के वजह से हमारा कंट्री का इकोनॉमी चलता है, पता है? अगर तुम किसी को लोन नहीं दोगे, अगर अगर लोन नहीं लोगे किसी से, अगर लोन नहीं दोगे किसी से, तो बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े जो वो डेवलपमेंट है वो कहां से होगी? इतने बड़े बड़े जो बिजनेसेस, इतने बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रीज जो बन रही है वो कैसे बनेगी? तो लोन देने वाला भी चाहिए, लोन लेने वाला भी चाहिए, इनके बिना सब कुछ अधूरा है। तो फाइनेंशियल सिस्टम वो बिचौलिया है बेटा, फाइनेंशियल सिस्टम वो बिचौलिया है जो लोन देने वालों को और लोन लेने वालों को मिलवाती है। जैसे लड़का के बिना लड़की अधूरा है, जैसे निब्बा के बिना निब्बी अधूरा है, और एक बिचौलिया आके लड़का और लड़की को मिलवाता है। एक बिचौलिया आके लड़के की फैमिलीज को, लड़की की फैमिलीज को मिलवाता है। बहुत जन ऐसे बोलता है ना कि मेरा बेटा का शादी नहीं हो रहा है, मेरा बेटा का शादी नहीं हो रहा है, प्लीज आप शादी वादी करा दो ना। तो बिचौलिया जाता है, लड़की को खोजता है। तो एक बिचौलिया क्या करता है? लड़का का फैमिली और लड़की का फैमिली को मिलवाता है। वैसे ही फाइनेंशियल सिस्टम है। एक फाइनेंशियल सिस्टम के वजह से आप अपना जो एक्स्ट्रा पैसा है, मेरे पास मान लो बहुत पैसा है, बहुत पैसा, उस पैसे को मैं कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे को भी ब्याज मिले। मैं इलिटरेट नहीं रहना चाहता, फाइनेंशियल इलिटरेट नहीं रहना चाहता, पैसे को रोकना नहीं चाहता हूं। अगर अगर मान लो अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए भी पड़ा हुआ है तो तुम क्या ऐसे रोक के रखोगे क्या? अब तुम सोचोगे ना इस 1 लाख को 1.5 लाख कैसे बनाए, इस 1 लाख को 2 लाख कैसे बनाए, इस 1 लाख को दुगना कैसे करे। तो मेरे पास अगर बहुत पैसा है तो मेरे को सेव करने की नीड, मेरे को इन्वेस्ट करने की नीड है। मैं इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूंगा, सेव करने के बारे में सोचूंगा। और जिसके पास मान लो कि पैसा नहीं है, जो बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है, उन लोगों को लोन की जरूरत है। तो ये दोनों ही इंसान को मिलवाता कौन? फाइनेंशियल सिस्टम। अब फाइनेंशियल सिस्टम में कौन कौन आता है? फाइनेंशियल सिस्टम में आता है बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। आपको मुख्य एग्जांपल तो दे दिए, जैसे बैंक। बैंक क्या करता है? डिपॉजिट लेता है, लोन देता है, डिपॉजिट लेता है, लोन देता है, डिपॉजिट लेता है, लोन देता है। वही तो काम करता है। एक से वो जमा लिया, दूसरे को लोन,
लोन दे दिया। ये बैंक का धंधा कैसे चलता है? बैंक का धंधा तो ऐसे ही चलता है। तो बैंक इज एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। अगर इस कंट्री में बैंक नहीं रहे ना तो बिजनेसेस बंद हो जाए। इतने बड़े बड़े जो उद्योगपति बन के बैठे हुए अंबानी अदानी सब बैंक से ही तो लोन लेते हैं। लोन ले लेके तो बिजनेस करते हैं। अगर इस अगर इस इंडिया में अगर बैंक ना रहे ना, बिजनेसेस बंद हो जाए, बिजनेसेस ठप हो जाए। पूरा का पूरा इकोनॉमी का मेन हिस्सा तो फिनेंशियल सिस्टम चला रहा है भाई। इकोनॉमी का 90% हिस्सा तो फिनेंशियल सिस्टम चला रहा है। कि लोन अगर मिलेगा तो ही तो बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए, इसको पढ़िए ध्यान से। अब इसको पढ़िए, अब समझा दिए, अब इसको पढ़िए इसको ध्यान से। यहां पे क्या लिखा हुआ है? ए फाइनेंशियल सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। इट हेल्प्स इन द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम बिजनेस हु हैव एक्स्ट्रा मनी टू पीपल हु नीड मनी। माने फाइनेंशियल सिस्टम क्या, एक बिचौलिया है जो मिलवाता है दो लोगों को, जिसके पास एक्स्ट्रा मनी है और जिसको मनी का नीड है, उन दोनों को मिलवाता है। जिसके पास बहुत एक्स्ट्रा मनी, पैसा अंधाधुन पैसा पड़ा हुआ है उनको, और जिसको वो मनी चाहिए उनको। इन एवरी इकोनॉमी some people save money while others need money for business, industry, trade और पर्सनल ट्रेड। मतलब हर एक इकोनॉमी में कुछ लोग पैसा बचाते हैं और कुछ लोगों को बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ट्रेड के लिए, पर्सनल नीड्स के लिए पैसा चाहिए। तो उन दोनों का मिलवाने का जो काम होता है ना, वो कौन करता है? फाइनेंशियल सिस्टम। लिखा हुआ है देखिए ना, द फाइनेंशियल सिस्टम कनेक्ट्स दीज टू ग्रुप्स। इट इंक्लूड्स बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट and financial services. So bank will collect money from people in the form of savings and deposit and gives this money as a loan to the businesses and individual. तो फाइनेंशियल सिस्टम मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा बिचौलिया है जो लोन देने वालों को और लोन लेने वालों को मिलवाती है। जो लोन देने वालों को और लोन लेने वालों को मिलवाती है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा। एक बार प्लीज कमेंट कीजिए दोस्तों, एक बार प्लीज कमेंट कीजिए। जैसे लड़का के बिना लड़की अधूरा है, वैसे ही लोन देने वालों के बिना लोन लेने वाला अधूरा है, लोन लेने वालों के बिना लोन देने वाला अधूरा है। ठीक है, जैसे लड़का लड़की एक दूसरे के बिना अधूरा है, वैसे लोन देने वाला लोन लेने वालों के बिना अधूरा है। दोनों का ही अपना अपना इंपॉर्टेंस है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी, फाइनेंशियल सिस्टम वो एक बिचौलिया है जो लोन देने वालों को और लोन लेने वालों को मिलवाती है। जैसे एग्जांपल बैंक। तो बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, फाइनेंशियल मार्केट्स हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, ये सब क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा। ठीक है, अब आप अब आपको सिखाते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। ये तो बहुत इजी है कि फाइनेंशियल सिस्टम का क्या ऑब्जेक्टिव है भाई। फाइनेंशियल सिस्टम का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मोबाइलाइजेशन ऑफ सेविंग। तो ये बोलता है कि बैंक में जो हम लोग जमा करते हैं ना, बैंक में जो आम आदमी लोग अपना सेविंग जमा करते हैं, तो बैंक को वो सेविंग को कलेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि बैंक उसको उड़ा रहा है पैसे को, नहीं। फाइनेंशियल सिस्टम में कौन आता है? बैंक ना। तो फाइनेंशियल सिस्टम का ये फर्ज है कि जो नॉर्मल नॉर्मल इंडिविजुअल जो सेव करता है ना, उसको प्रॉपर तरीके से कलेक्ट कीजिए, प्रॉपर तरीके से रखिए, रखिए प्रॉपर तरीके से उन लोगों के सेविंग्स को, उन लोगों को अच्छा इंटरेस्ट दीजिए। One of the main objective of the financial system is to collect the saving from individuals and institutions. People save small amounts of money from their income. The financial system through banks and other institutions collect these small savings and convert into them large fund of the investment. इसका मतलब क्या समझे भैया? इसका मतलब ये समझे कि सबसे पहला फर्ज ये होता है फाइनेंशियल वो सिस्टम का कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। फाइनेंशियल सिस्टम यानी बैंक का ये फर्ज होता है कि अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल अगर पैसा दे रहा है, सेव कर रहा है कोई इंडिविजुअल, उस सेविंग को आप कलेक्ट कीजिए, उनके सेविंग्स को आप अपने बैंक में रखिए, और छोटे 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 सेविंग से एक बड़ा फंड क्रिएट कीजिए और वो बड़ा फंड को लोन में दे दीजिए। यही तो होता है ना फाइनेंशियल सिस्टम का काम। और लोन में देके विजय माल्या बना दीजिए किसी को। दोस्तों, आम आदमी अपना दिन दहाड़ी का पैसा वो बैंक में जमा करने जाता है, और बैंक ऐसा फ्रॉडगिरी करता है कि विजय विजय माल्या, नीरव नीरव मोदी जैसे इंसान लोगों को लोन वोन दे देता है और ये लोग भाग जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल सिस्टम का?
मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, कि पब्लिक जो पैसा दे रही है, जो इंडिविजुअल्स जो अपना पैसा सेव कर रही है, उसको कलेक्ट करो सही से, उसको कलेक्ट करो सही से कलेक्ट करो। दूसरा है प्रॉपर यूज ऑफ द फंड्स। तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल मार्केट या कोई भी है, फाइनेंशियल सिस्टम्स के जो करता धरता है, उनका ये फर्ज बनता है, जो फंड्स आपको दिए गए हैं, जो फंड्स आपके बैंक में इन्वेस्ट करे गए हैं, उनको प्रॉपर पर्पस से यूज कीजिए, उनको उनको प्रोडक्टिव पर्पस से यूज कीजिए। ऐसा नहीं कि बार डांस में बार देख रहे हैं, नहीं, वैसा नहीं, ठीक है। तो बैंक का काम ये होता है बेटा, बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम ये होता है कि सबसे पहले तो भैया इंडिविजुअल से पैसा को कलेक्ट कीजिए और किसी जरूरतमंद को लोन दीजिए, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रेड के लिए, सर्विसेज के लिए। अब किसी फ्रॉडिया इंसान को लोन मत देना, फ्रॉडिया इंसान को लोन मत देना, किसी फ्रॉड को लोन मत देना। अगर बैंक आपसे आपसे ही पैसा ले रही है और किसी फ्रॉड इंसान को लोन दे रही है, तो वो गलत बात है। तो बैंक बैंक करती क्या है, बैंक आपका फंड्स को प्रॉपर यूज करती है। तो यहां पे बोला गया है कि बैंक का या कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम का, फाइनेंशियल सिस्टम मतलब बैंक ही होता है, तो फाइनेंशियल सिस्टम का ये कर्तव्य है कि जो आप फंड्स यूज किए ना, उसका प्रॉपर यूज कीजिए, ठीक है। फिर थर्ड, एक फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से हमारा जो फैक्ट्रीज, मशीन्स, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता है। आप समझिए ना, आप एक बात समझिए कि फाइनेंशियल सिस्टम को हम लोग बैंक भी बोलते हैं। अब बैंक मान लीजिए बिजनेसेस को लोन दे रहा है, बैंक मान लीजिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को लोन लोन मान लीजिए दे रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को लोन लोन दे रहा है। तो इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को जो लोन दे रहा है और बिजनेस कल को जो बड़ा बन जाएगी, कल को जो बड़ा बन जाएगी, तो हमारा ही तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। तो कैपिटल कैपिटल फॉर्मेशन मींस इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन मशीन्स, फैक्ट्रीज, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। द फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशंस बाय प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फंड्स टू बिजनेसेस एंड द गवर्नमेंट। क्या बात है। तो फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से हमारा जो कैपिटल है उसका भी फॉर्मेशन होता है बेटा, हमारा कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है। जब बैंक एक बिजनेस को और एक सरकार को जब लोन्स लोन्स देती है, तो बहुत सारी मशीन्स, बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी रोड्स, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी डेवलप होती है, हमारा कैपिटल भी फॉर्म होता है। इसके बाद प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इज टू प्रोवाइड वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज लोन्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, पेमेंट फैसिलिटीज। ये सब ये किसमें आता है। आप मान लो कि लोन लेने गए, आप मान लो इंश्योरेंस में पैसा लगाए, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए, पेमेंट फैसिलिटी में पैसा लगाए, ये सब तो इसी में आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज में ही आता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल सिस्टम जो है आपको फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। आपको बेटा लोन लेना है, आपको इंश्योरेंस करवाना है, म्यूचुअल फंड्स, या आपको पेमेंट फैसिलिटी, जो भी कुछ करवाना है, आपको फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड होती है, फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड होती है, ठीक है। इसके बाद मेंटेनिंग लिक्विडिटी, सो द फाइनेंशियल सिस्टम इंश्योर्स दैट पीपल कैन इजीली कन्वर्ट इनटू एसेट इनटू कैश। अब देखिए कि बैंक में आप जमा भी करते हो और जब भी आपको कैश का रिक्वायरमेंट पड़े, आप विथड्रॉ कर सकते हो ना। आप बैंक में जाते हो, आप बैंक में जमा करते हो, जब भी आपको कैश का रिक्वायरमेंट पड़े, जब भी आपको पैसा का रिक्वायरमेंट पड़े, तो आप जाते हो ना, एटीएम से निकाल लेते हैं, थोड़ा पैसा निकाल लेते हो ना। मान लीजिए आपके पास शेयर्स ही है, जब भी आप चाहो वो शेयर को बेच के पैसा निकाल सकते हो ना। तो फाइनेंशियल सिस्टम ये इंश्योर करता है, फाइनेंशियल सिस्टम ये इंश्योर करता है कि आपके सेविंग्स को आराम से आप कैश में कन्वर्ट कर सको। तो ठीक है, तो फाइनेंशियल सिस्टम इंश्योर्स दैट द पीपल कैन इजीली कन्वर्ट देयर एसेट्स इनटू कैश। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी कौन लाता है, फाइनेंशियल सिस्टम लाता है, कि मतलब कि इन्फ्लेशन ना रहे, इन्फ्लेशन ना आए, महंगाई ना आए, महंगाई ना बढ़े, ठीक है। तो फाइनेंशियल सिस्टम ही इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन को भी कौन कौन कंट्रोल करता है, फाइनेंशियल सिस्टम ही कंट्रोल करता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये क्या था, ये था ऑब्जेक्टिव। अब बात करेंगे व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ ए कंट्री। ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस आप एक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ ए कंट्री। सबसे पहले फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, सेविंग को इनकरेज करता है, ज्यादा करके सेव कीजिए। अब देखिए ना, आप या तो बैंक में या तो पोस्ट ऑफिस में कहीं पे भी आप लोग सेव करोगे, तो अभी आप लोग को इंटरेस्ट मिलेगा,
अब आप लोग पोस्ट ऑफिस में भी सेव कर सकते हो, बैंक में भी सेव कर सकते हो, पता है ना। तो फाइनेंशियल सिस्टम हमेशा इनकरेज करता है कि आम आदमी को हमेशा सेव करना चाहिए। हमारा जो पीएम है वो भी ये बीच बीच में आता रहता है, बीच बीच में बोलता रहता है, मित्रों बैंक में आपको सेव करना चाहिए, जितना आप सेव करोगे अपने लिए भलाई करोगे। हाँ, तो फाइनेंशियल सिस्टम का मेन मकसद क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम का मेन मकसद है कि टू इनकरेज सेविंग। फाइनेंशियल सिस्टम का दूसरा मेन मकसद प्रमोट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो। अपना इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज होगा, जीडीपी राइज होगा, फिर तो अच्छा होगा हमारे इंडिया के लिए। अगर अपने इंडियाज में इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर्स, बिजनेस एक्टिविटीज बड़ा होते जाएगा, फिर हमारे लिए बेहतर है भाई, प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट। फिर इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल सिस्टम का ये तीसरा तीसरा सिग्निफिकेंस, तीसरा इंपॉर्टेंस है कि फाइनेंशियल सिस्टम ये चाहती है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। हमारा इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। फिर चौथा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो जब इंडस्ट्रीज और जब बिजनेसेस फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से एक्सपांड होगी, जब इंडस्ट्रीज जब बिजनेसेस फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से एक्सपांड होगी, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, ऑटोमेटिकली रोजगार भी बढ़ेगा भाई, रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। Support to the government. So the government depends on the financial system to raise fund for the development projects such as roads, schools, hospitals, welfare schemes. So ये गवर्नमेंट भी वो डिपेंड करता है एकदम फाइनेंशियल सिस्टम पे। आप लोगों को पता है ना, फाइनेंशियल सिस्टम से गवर्नमेंट भी लोन ले सकता है, आप लोगों को पता है ना। तो ये गवर्नमेंट भी टोटली फाइनेंशियल सिस्टम पे ही डिपेंडेंट है कि रोड्स का, स्कूल का, हॉस्पिटल का और वेलफेयर स्कीम का और भी ज्यादा करके डेवलपमेंट हो पाए, और भी ज्यादा करके डेवलपमेंट हो पाए। और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से हर जगह डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं कि कोलकाता एक मेन शहर है तो कोलकाता ही डेवलप होगा, क्यों, मुर्शिदाबाद भी होगा डेवलप। क्यों, ये जो लोकल लोकल एरियाज है, लोकल एरियाज मतलब आसनसोल, आसनसोल हो गया, मान लो बर्धमान हो गया, ये सब एरियाज भी डेवलप होगा, रूरल एरियाज भी डेवलप होगा। तो फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से हर एरियाज को ही इक्वलिटी मिलेगी, हर एरिया ही डेवलप होगा। तो ये सब क्या था सिग्निफिकेंस, ये सब क्या था सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। याद रखिएगा दोस्तों, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या होता है, बैंक, जैसे बैंक। एक होता है दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट। एक एक होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे शेयर्स हो गया, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इसको अपने लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक होता है फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो एक एक करके अपने लोग डिटेल में पढ़ते हैं। अब अगर फाइनेंशियल सिस्टम का कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, तो फाइनेंशियल वो सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है दोस्तों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो आइए, financial institutions are the organizations that collect saving from the public and provide loan to individuals, businesses and government. कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशंस है जो सेविंग्स को कलेक्ट करता है पब्लिक से और लोन्स भी प्रोवाइड करता है? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशंस है ना, तुम बताओ कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशंस है जो पब्लिक से सेविंग कलेक्ट करता है और लोन देता है इंडिविजुअल को, बिजनेस को, और सर बैंक, सीधा सा बात। In India, the most financial institution is the Reserve Bank of India, which is the central bank of the country. It controls and regulates the entire financial system. ठीक है, तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन आता है? जैसे मान लीजिए अपना बैंक्स, वो कमर्शियल बैंक, जैसे 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 वो कोऑपरेटिव बैंक, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे म्यूचुअल फंड्स, जैसे एनबीएफसी। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। कुछ कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज माने जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो बैंक नहीं माने जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग लोन लोन मतलब वो लोग दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब वो संस्थान, वो इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक से सेविंग कलेक्ट करती है और इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट को लोन देती है।
जो पब्लिक से सेविंग कलेक्ट करती है और इंडिविजुअल बिजनेसेस और गवर्नमेंट को लोन देती है। ऐसा कौन है सर? आरबीआई बोल सकते हो, कमर्शियल बैंक बोल सकते हो, कोऑपरेटिव बैंक बोल सकते हो, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एंड एनबीएफसीज। वही काम तो कर रही है ना, वही काम तो कर रही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि कोई वहां पे डिपॉजिट कर रहा है और वो लोन दे देती है बिजनेसेस को, इंडस्ट्रीज को, इंडिविजुअल्स को। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स ए प्लेस वेयर फाइनेंशियल असेट्स आर बॉट एंड सोल्ड। दीज मार्केट्स इन द help in the transfer of funds from savers to investors. In India there are two financial markets, are the money market and the capital market. हम बोले तो शेयर मार्केट जैसे, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। अपने इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट के नाम पे दो मार्केट है, एक एक है मनी मार्केट, एक है कैपिटल मार्केट्स। ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ के रखिए, इसको ज्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसका एक चैप्टर है, इसका अपना अपना ही चैप्टर है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट अपना अपना ही चैप्टर है, उस उसमें आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब रिटन डॉक्यूमेंट्स, वो रिटन डॉक्यूमेंट्स जिस जिस जो डॉक्यूमेंट्स को दिखा के तुमको पैसा मिलेगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब वो डॉक्यूमेंट्स जिस डॉक्यूमेंट्स को दिखा के तुम लोगों को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। जिस डॉक्यूमेंट्स को दिखा के तुम लोगों को पैसा मिलेगा, जैसे शेयर सर्टिफिकेट, जैसे वो डिबेंचर सर्टिफिकेट, जैसे बॉन्ड्स, जैसे वो कमर्शियल पेपर्स। आपको हम बोले थे ना, शेयर 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 का जो सर्टिफिकेट होता है उसको आपको दिखा के पैसा ऐसा मिलेगा। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिसको दिखा के आप लोगों को पैसा मिलेगा, जैसे शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स। वही होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वही होता है क्या? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होता है? फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब इंश्योरेंस सर्विस, म्यूचुअल फंड सर्विस, लीजिंग, फैक्टरिंग, मर्चेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन सबको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज हेल्प इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस टू मैनेज देयर मनी एफिशिएंटली। आपको अगर मान लीजिए मनी को इन्वेस्ट करना है, भाई इंश्योरेंस करवा ले, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दे। ठीक है भाई, अपना मनी को इन्वेस्ट करना है लेकिन अपना दिमाग दिमाग नहीं नहीं वो चलाना है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करता है। कौन लोग? इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स वाले लोग। वो बोलता है कि इंश्योरेंस करवा लीजिए, आपके पास अद्धा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है तो इंश्योरेंस करवाइए। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप लोग म्यूचुअल फंड्स कीजिए, जिससे आपका रिस्क कम रहे। ठीक है, तो ये लोग क्या करता है? ये लोग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, लीजिंग हो गया, फैक्टरिंग, मर्चेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चार बेटे। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम वो चार उसके है। ठीक है, एक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक है फाइनेंशियल मार्केट, एक है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक है फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? डन सर, डन डन। ओके, फिर यहां पे हम लोगों को बोला है कि गिवन आउटलाइन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम विद डायग्राम। हम लोगों को बोला है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर बताओ, कि सबसे टॉप पे कौन बैठा है, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। ये जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े, ये जो हमने अभी कंपोनेंट्स पढ़े, ये जो हमने अभी कंपोनेंट्स पढ़े, ये बोल रहा है कि इसका स्ट्रक्चर बताओ कि टॉप पे कौन बैठा है, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, अपना जो सेंट्रल बैंक है, मतलब बैंकों का भी पप्पा, सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट का पप्पा, उसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। सबसे टॉप पे बैठा हुआ है सेंट्रल बैंक। एट द टॉप ऑफ द फाइनेंशियल वो system is the central bank of the country. In India, RBI occupies the highest position. It regulates bank, controls credit, issues currency, maintain financial stability. तो सबसे ज्यादा अगर किसी के पास पावर है, आपके जो फैमिली है, आपके जो फैमिली है, सबसे सबसे ज्यादा किसके पास पावर है? अगर आपके ग्रैंडफादर होंगे तो ग्रैंडफादर के पास सबसे ज्यादा पावर होता है। तो वैसे ही ग्रैंडफादर का रोल जो निभाता है वो है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास सबसे ज्यादा पावर है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के एकदम टॉप में कौन बैठा हुआ है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के टॉप में बैठा हुआ है सेंट्रल बैंक। उसके बाद आता है दोस्तों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके बाद इंपॉर्टेंट है अपना बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एनबीएफसी। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कि बैंक हो के भी बैंक नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल
एनबीएफसी जो होता है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बैंक होके भी बैंक नहीं है, मतलब बैंक का वो सारा का सारा काम करेगा लेकिन उसको बैंक का मान्यता नहीं मिलेगा उसको। लेकिन जो काम बैंक करती है वो काम एनबीएफसी भी कर सकता है। ठीक है, तो सबसे वो टॉप पे कौन बैठा रहेगा? सबसे टॉप पे बैठा हुआ है सेंट्रल बैंक, उसके बाद आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद आता है दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट्स। अभी अभी तो पढ़ा है फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस। मतलब आप लोगों को सीक्वेंस वाइज लिखना है, सीधा सा बात है कि सबसे टॉप पे कौन बैठा है? सेंट्रल बैंक, उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट्स आता है, उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आता है जैसे शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज आता है। तो जो आप पिछले वाले क्वेश्चंस में पढ़े वही आप इस वाले क्वेश्चंस में भी आप पढ़े हो। कुछ करना नहीं है, बस सीक्वेंस वाइज बिठाना है कि टॉप पे कौन कौन बैठा हुआ है। टॉप पे बैठा हुआ है सेंट्रल बैंक, उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में लिख देना। उसके बाद आता है फाइनेंशियल मार्केट्स, उसके बाद आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद आता है फाइनेंशियल सर्विसेज। बात खत्म। ठीक है, अब यहां पे बोला है स्टेट द रोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, इसका कुछ नहीं करना है, इसका इंपॉर्ट मतलब सिग्निफिकेंस जो पढ़े थे ना, सिग्निफिकेंस वही लिख देना है। सिग्निफिकेंस जो पढ़े थे ना, सिग्निफिकेंस वाला आंसर लिख देना आप लोगों को। ठीक है, सिग्निफिकेंस वाला वाला आंसर इसमें आप लिख देना। सिग्निफिकेंस जो पढ़े थे, अभी जो पढ़े थे सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेट, ये वाला आप लोग लिख देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम आंसर, सेम आंसर, सिग्निफिकेंस वाला आंसर आप लिख के आ जाना। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल। तो सबसे पहले आप क्या करना ना, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का आप वो डेफिनेशन लिख देना और फिर सिग्निफिकेंस लिख देना, बस बात खत्म, आपको मार्क्स मिल जाएगा। देखिए हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। भैया इतना इजी है क्या? नहीं, यूनिट नंबर 2 से असली खिला वाक्य है। यूनिट नंबर 2 से असली खिला वाक्य है भाई। ये तो यूनिट नंबर 1 तो इजी था। आज तो आप लोगों को बस समझाए, आज तो बस नींव डाले। हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट। थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय, आज का लेक्चर यहीं तक। अब मिलता है यूनिट नंबर 2 में कभी। थैंक यू।